हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और वीकली एक्सपायरी का दिन भारतीय बाजारों में थोड़ा सा वोलेटाइल जरूर देखने को मिला। आज फर्स्ट हाफ में इंडेक्स में तेज बिकवाली थी, गैप डाउन शुरुआत थी, लोअर लेवल से एक बढ़िया खरीदारी, पुल बैक के साथ डे हाई पर पहुंचे, फिर एक वोलेटाइल सेशन रहा पूरे दिन, सीमित दायरे में कामकाज और आखिरी तक आते आते फ्लैट टू नेगेटिव टोन पर जाकर इंडेक्स बंद हुआ। बाइंग थी आज बैंकिंग में और बैंकिंग के साथ साथ ज्यादा बेहतर बाइंग थी आज पीएसयू बैंकिंग में। 2-2.5% के आसपास का मूव वहां पर आता हुआ दिखाई पड़ा। बाइंग थी रियल स्टेट में, बाइंग थी प्राइवेट बैंक्स के अंदर भी, और अदरवाइज आज सेलिंग थी आईटी में। मेजर जो सेल ऑफ था 1-1.25% के आसपास का, वो आज आईटी स्पेस के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा। बाकी सेक्टर्स के अंदर मिला जुला रुझान था, चाहे ऑटो हो चाहे मेटल हो, सेलेक्टिव बाइंग सेलेक्टिव सेल ऑफ वहां पर देखने को मिला। अच्छे नंबर्स का इंपैक्ट, बुरे नंबर्स का इंपैक्ट। रिलैक्सो नंबर्स के बाद टूटा, एम&एम फाइनेंशियल नंबर्स के बाद चलता हुआ दिखाई पड़ा। नंबर्स इतने फायरवर्क नहीं थे, लेकिन बिटवीन द लाइन एनपीए का नंबर बहुत स्ट्रांग था, जिसकी वजह से नंबर्स में एक अच्छा मूव आता हुआ दिखाई पड़ा। रिलैक्सो के केस में नंबर्स वीक थे, डिमांड साइड पे वीक थे और ओवरऑल भी सीक्वेंशियल बेसिस में नंबर्स में इंपैक्ट था। इसका एक इंपैक्ट देखने को मिला, 5% 6% का फॉल था। साथ ही साथ जो वोल्टास में एनालिस्ट कॉल हुई, नंबर्स थे, उसके बाद थोड़ा सा प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा। वैसे भी ओवरहैंग था तो थोड़ा ईज आउट हुआ। इसके अलावा एसआरएफ के नंबर्स आए मिले जुले, एचडीएफसी के नंबर्स ठीक ठाक थे। बाकी एनालिस्ट कॉल और ब्रोकरेज हाउसेस का व्यू उस पर भी नजर होगी। अदानी विल्मर के भी नंबर आए, नंबर्स ऑन अ फेस ऑफ इट वीक दिखाई पड़ेंगे, लेकिन इतनी खराब कमेंट्री नहीं, कमेंट्री बेटर है। 3 बजे एनालिस्ट कॉल है, उस पर भी नजर रखनी हुई, कैसे आउटकम वहाँ से आते हैं, क्या ब्रोकरेज हाउसेस बोलते हैं उसके बाद। तो ऐसे अलग अलग स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज बन रही थी। कैश मार्केट के स्टॉक्स में आज बढ़िया एक्शन था शुरुआत में, लेकिन बाद में वो भी फिजल आउट होता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन ओवरऑल ठीक ठाक सेशन था, ऐसा कोई बड़ा फॉल नहीं है। 18,000 के ऊपर हम क्लोज कर ही रहे हैं। 18,200 एक बड़ा रेजिस्टेंस बनाए हुआ है लगातार। कहीं गैप अप से उसको तोड़ दिया बाजार ने, या कहीं गैप अप से उसके आसपास भी शुरुआत हो गई, तो बाजार बढ़िया तेजी और दिखा सकता है। सो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ कॉल लेनी होगी। नीचे 18,000 के जोन्स पे या 17,950 980 के जोन्स पे बढ़िया पुट राइटर्स पे एक्टिव है, तो ऐसी कोई दिक्कत एज ऑफ नाउ इंडेक्स में नहीं दिखाई पड़ रही है। बैंक्स तो स्ट्रांग है ही। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर भी। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है, चलिए सबसे पहला सवाल मेरे पास कहाँ गया, वो बड़ी वीडियो ही नहीं खुल रहा था। इनफैक्ट जो पहले कुछ सवाल हैं उसमें एक सवाल तो आया हुआ है टायर स्पेस को लेके, कि टायर स्पेस में क्या करना चाहिए। सर टायर स्पेस में अलग अलग स्पेस के स्टॉक्स हैं, मतलब आप डोमेस्टिक डिमांड ड्रिवन स्टॉक्स को खेलना चाहते हैं तो एमआरएफ सीएट आपके लिए बेटर है, लेकिन उसमें भी एमआरएफ महंगा है, सीएट ज़्यादा बेटर है। जेके अपोलो को आप साइड रख दीजिए। अपोलो तो वैसे भी चार्ट पे वीक है, आज बिकवाली की भी किसी ने राय दी थी इसके ऊपर। इसके अलावा आप डिविडेंड स्पेस में प्ले करना चाह रहे हैं तो डिविडेंड के लिए आपको प्ले करना पड़ेगा एटलीस्ट गुड ईयर को, क्योंकि वो डिविडेंड वाइज थोड़ा बेटर साइड पे दिखाई पड़ता है। 7-8% की यील्ड है उसकी, अभी भी शायद 8% 7% की यील्ड है। उसके अलावा आता है फिर एमआरएफ बालकृष्ण इंडस्ट्री, जो कि इंटरनेशनल मार्केट को प्ले करने के लिए है। अगर आपको लगता है कि आप यूएस मार्केट की डिमांड को प्ले करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा बालकृष्ण इंडस्ट्री के साथ, क्योंकि वो मेजरली क्लास 8 ट्रक या हैवी ट्रक्स के लिए टायर बनाते हैं। तो ये 3-4 तरह के सेगमेंट्स हैं, उनको आपको प्ले करना तो देख सकते हैं। और 2 व्हीलर में अगर आप खेलना चाहते हो तो अपोलो टायर, जेके टायर द बेस्ट, आप उनको भी देख सकते हैं फिर। ओके, जोमैटो, आदित्य सर जोमैटो केस में क्या ही बोला जाए, नंबर्स उसके थोड़े से वीक ही दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी मतलब मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, जब तक नंबर्स प्रॉफिट में नहीं आते हैं किसी भी कंपनी के, जैसे आज सफायर फूड के नंबर्स में वो प्रॉफिट में आ गया, देवयानी के नंबर्स में प्रॉफिट इंप्रूव हुआ है। मैं कोशिश करूँगा आज ही, अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं एक शीट बनाऊँगा जिसमें सारे नंबर्स प्रेजेंट रहेंगे हाल के बहुचर्चित आईपीओज में से, ताकि एटलीस्ट एक फेयर आइडिया लग जाए कि इनमें आप जा सकते हैं, किसमें आप नहीं जा सकते। लॉस मेकिंग कंपनियों में कभी मत जाइए, प्रॉफिट मेकिंग कंपनियों में जा सकते हैं। लॉस मेकिंग प्रॉफिट मेकिंग बन जाए तो आप चले जाएं, ज़्यादा बेटर है। लेकिन ये जीएमवी का कंसेप्ट मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि हर बिजनेसमैन के लिए आदिकाल से, पिछले 50 साल से, कि जहाँ पे मुनाफा नहीं वो बिजनेसमैन बिजनेस क्यों कर रहा है। रिच प्रमोटर पुअर कंपनी का कंसेप्ट हमेशा से खराब रहता है, तो ऐसी सिचुएशन ना आए। बेटर यही है कि जहाँ प्रॉफिट मिले वहीं चले आइए, नहीं प्रॉफिट आ रहा तो मत जाइए।
लगता है आपको बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, बहुत अच्छी ग्रोथ है, फेयर एनफ, प्रॉफिट आने दीजिए ना, क्या दिक्कत है। 2-3 साल उनके इन्वेस्टमेंट के लगेंगे, लगने दीजिए। जब इन्वेस्टमेंट पूरा हो जाए क्या होगा, शेयर 70 का 140 में मिल जाएगा, इससे ज़्यादा तो बुरा कुछ नहीं होगा, लेकिन 140 के ऊपर तो आसमान खुल जाएगा ना। तो इसीलिए अभी ऐसा मत करिए, तेज़ी मिले निकल जाए ज़्यादा बेटर है, अनटिल अनलेस प्रॉफिट ना आए या डिविडेंड देने लग जाए, बात अलग है। ओके, रेडिंगटन इंडिया एंड फिनियोटेक्स केमिकल्स फॉर लॉन्ग टर्म, दोनों में ही सर ऐसी तो कोई स्टोरी है नहीं। रेडिंगटन इंडिया की स्टोरी में डिस्ट्रीब्यूटर है वो सैमसंग, कैनन और एप्पल के, मेजरली ये इसी फ्यूज़ पे चलते हैं। जैसे जैसे इनमें कोई नए फ़ोन के लॉन्चेस, वॉल्यूम बेटर, तब चल जाते हैं। थिन मार्जिन में काम करते हैं वो, आप उससे आइडिया लगा लीजिए कि रेवेन्यू इतना बड़ा होता है और प्रॉफिट बहुत कम होता है। इसीलिए होता है कि मार्जिन बहुत थिन है। सो मोमेंटम के लिए तो आप इन दोनों को देख सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टोरी के लिए ऐसे शेयरों को नहीं चुना जाता। लॉन्ग टर्म स्टोरी के लिए आपको वो शेयर चुनने होते हैं जो बहुत साइक्लिकल मूव्स को आराम से संभाल पाएँ, जिनकी कैपेसिटीज़ बहुत हो। HUL, बजाज ऑटो, सब महंगे शेयर क्यों बोले जाते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि उनको विद टाइम दे हैव प्रूवन देयर क्रेडिबिलिटी। तो आप क्रेडिबिलिटी प्रूव करने लायक स्टॉक्स देखिए। ये 2 डिजिट, लोअर 3 डिजिट ऐसे स्टॉक्स को मत चुनिए लॉन्ग टर्म की स्टोरीज के हिसाब से। मीडियम टर्म के लिए तो बढ़िया है, पैसा बन जाए 50-15%, 20%, 30% तो आप लेके निकल जाए, ज़्यादा बेटर है। लेकिन ऐसी कॉल से मत पड़ा करिए लॉन्ग टर्म के लिए एटलीस्ट। बीकाजी IPO, मलिक साहब वैसे तो ठीक है, वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा महंगा है, टेबल पे कुछ छोड़ा नहीं है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, लेकिन क्योंकि कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी के नाम पर चल रहा है तो बढ़िया चल जाएगा। गैप अप तो मिल ही जाएगा आपको, एटलीस्ट लिस्टिंग गेन तो आ ही सकते हैं, उसके हिसाब से आप देख लीजिए। लिस्टिंग गेन के लिए दूसरा वाला भी अच्छा नाम है, मेदांता का भी, वो भी ठीक है, लेकिन क्योंकि वो तो हॉस्पिटल स्पेस की एक दिग्गज जानी मानी कंपनी है। प्रॉब्लम बिजनेस में नहीं है, बिजनेस दोनों बहुत अच्छे हैं। बीकाजी बहुत अच्छा बिजनेस है और मेदांता ही बहुत अच्छा बिजनेस है, लेकिन कैच है शेयर का प्राइस का वैल्यूएशन, वो महंगा है। आप बिलीव नहीं करेंगे, हाल फिलहाल के IPO में एक बहुत अच्छा नाम मुझे दिखा, वेदांत फैशन का, बहुत अच्छा IPO, उसमें कोई दो राय नहीं है, वो कंपनी भी अच्छी है और वो स्टॉक को लेकर बहुत समय के लिए रखा भी जा सकता है। लेकिन उसमें एक ही कंसर्न है कि उसका प्राइस बहुत महंगे साइड पर आया है, 1। दूसरा, 30% के मार्जिन में कंपनी काम कर रही है, 1000 करोड़ के सेल निकाल रही है साल के और 300 करोड़ का प्रॉफिट दे रही है। इंडिया की इकलौती कंपनी है जो स्पेस के अंदर है, दूसरी कोई कंपनी इसके सामने खड़ी नहीं है दूर दूर तक एटलीस्ट, और डोमिनेंट है उसमें, और एक स्टोर भी सारे इनके फ्रेंचाइजी ओन्ड है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है। वहाँ पे प्रमोटर अभी भी 10% स्टेक बेचने वाला है, क्योंकि 85% स्टेक है, 75 की सेबी की मैंडेट है, तो 10% स्टेक अभी और बिकना है। तो वो ऑफलोडिंग इतनी होगी, किस लेवल पर होगी, कितनी सप्लाई और आनी है, ये पता नहीं। तो इसलिए सब कंसर्न्स रहते हैं। तो नए IPO में पैसा बनता रहे, आपको लिस्टिंग पे लेकर निकल जाइए, विद टाइम आपको और मौके देगा वो नीचे की तरफ, तब एंटर कर जाइए, क्या दिक्कत है। 100 ONGC 148 से परचेज किया है। वरुण सर, तेज़ी मिल रही है, निकल जाएं, मतलब पैसा बन रहा है, निकल सकते हैं आप, क्योंकि ये बहुत मासिव इक्विटी साइज का स्टॉक है। इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट इक्विटी साइज इसी कंपनी का है। दो प्रॉफिटेबिलिटी भी है, लेकिन PSU है तो कभी भी तेज़ी आएगी और कभी भी उसमें OFS आएगा, कभी भी बोनस आएगा, स्प्लिट आएगा, नई और इक्विटी आ जाएगी। सो बेटर यही है कि आपको तेज़ी मिलती रहे, निकलते रहें। प्राइवेट में आप पकड़ लीजिए, ज़्यादा बेटर है एक्सप्लोरिंग कंपनीज़ को इंस्टेड ऑफ PSU, क्योंकि PSU में हमेशा कंसर्न रहेगा ऊपर के लेवल पे सप्लाईज आती हैं, चाहे वो HP हो, BP हो, ONGC हो, गेल हो, सेल हो, NMDC में डीमर्जर आ ही गया, ऐसे करके हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे डीमर्जर्स, OFS, बायबैक्स, बोनस, स्प्लिट, जो इनकी इक्विटी के साइज़ को छेड़ते रहेंगे, ऐसी चीज़ें आती ही रहती हैं। तो इसीलिए आप तेज़ी मिले निकल जाए, ज़्यादा बेटर है। अनिल जी का सवाल है कि फॉर 5 ईयर एक्सेप्ट ICICI नो अदर बैंक हैज़ गिवन मोर देन 100% रिटर्न, शुड वी हैव बैंक्स इन आवर पोर्टफोलियो। अनिल जी, बैंक से केस में मतलब बैंक को आप अवॉइड भी नहीं कर सकते और बैंक को आप रख भी नहीं सकते वाली सिचुएशन है। ये ब्लड फ्लो होता है किसी भी इकोनॉमी का, हर चीज़ का फ्लो बैंक्स के थ्रू होके निकलता है। तो कहीं भी कोई कट लगेगा तो ब्लड जहाँ से निकलता है वैसे ही बैंक्स को कहीं भी कट लगेगा, इनको दिक्कत आ जाएगी। टेलीकॉम में आए, पावर में आए, SME में आए, जिसमें भी आएगी इनको प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। सो इनके साथ कंसर्न रहते हैं, 1। 2, अब रखने कौन से हैं? रखने होते हैं वो बैंक्स जो कि सबसे सेफ होते हैं। ICICI एंड HDFC आर द सेफेस्ट, 1। 2, सेकेंड टीयर के सेफेस्ट बैंक कोटक, एक्सिस एंड इंडसइंड, दैट्स इट। उसके आगे समझ में नहीं आती किसी की बैलेंस शीट में कब क्या निकला है। आसाम का इशू आया तो बंधन को इशू आ गया, किसी और बैंक का कोई लेंडिंग इशू आता तो RBL उसमें फंस जाता है। IDFC फर्स्ट के अलग कंसर्न है, इक्विटी साइज इतना बड़ा है। सो सबके अपने अपने इशूज़ हैं, लेकिन ये 4-5 बैंक जो हैं सेफेस्ट माने जाते हैं सो फार। तो बी विद द बेस्ट बैंक्स में, क्योंकि इनकी बुक्स ज़्यादा ना मुझे समझ में तो नहीं आती, आपको आती तो बात अलग है,
लेकिन क्योंकि इनके अंदर किसको क्या लोन दिया है, कितना लोन दिया है, क्या रेशियो पे दिया है, कितने एनआईएम है, कब ब्याज बढ़ेंगे, कितना इम्पैक्ट आएगा, क्या लोन ग्रोथ है, क्या डिपॉजिट ग्रोथ आएगी, ग्रॉस एनपीए इस क्वार्टर में कम आई, अगले में बढ़ गई, स्लिपेजेस बढ़ा दी, कोई ऐसा अकाउंट जो आपको पता ही नहीं था बाद में बढ़कर आ गया। सो इसीलिए सेफेस्ट जिनकी बुक्स या एसबीआई, इनफैक्ट ऑब्वियसली एसबीआई के इस क्वार्टर के नंबर फॉर अ चेंज बहुत अच्छे आने की उम्मीद है। सो आप एसबीआई को भी देख सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। बाजार में बहुत अच्छी बज़ है कि इसमें तेज़ी आ सकती है। सो अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं सारे टॉप बैंक्स के साथ ही रहिए, जहां क्लियर ना हो सिचुएशन वहां स्टे विद द लीडर्स, सीधा सीधा आप ये मान सकते हैं। ओके, आइडिया सेल या होल्डिंग? आइडिया तो सर राजेश सर कभी भी सेल ही है, उसमें होल्ड क्या करना। 7,000 करोड़ का लॉस, करीब करीब 8 मतलब 3 डिजिट में इनका डेट, प्लेस तो नहीं है लेकिन इक्विटी डाइल्यूशन हुए जा रहा है, और वो इतनी बड़ी इक्विटी, देश की तीसरी या चौथी सबसे बड़ी इक्विटी तो इन्हीं की है। सो मतलब ऐसा कोई रीज़न है नहीं कि इसके आप इसमें बने रहे, सिवाय 9 रुपये के शेयर के। और 9 रुपये क्यों हुआ है? ये 150 रुपये का शेयर होता था, अगर आपको नहीं पता मैं बताता हूँ। 4 साल पहले या 5 साल पहले, 10 साल पहले वो टूटते टूटते लेवल पर आया बिना स्प्लिट बोनस के। क्यों? क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, जब लॉस ही आएगा तो नीचे ही आएगा ना शेयर, तो नीचे आ गया इस लेवल पर। तो आज अगर साउथ इंडियन बैंक 8 रुपये से 13 रुपये हो गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऊपर 30 रुपये से 13 रुपये भी तो हुआ है, वो भी तो देखिए। तो किसी ना किसी के लिए तो ये कंसर्न रहे हैं, और वो बेचेंगे जैसी तेज़ी आएगी वैसे ही। सो आइडिया के केस में इतनी बड़ी इक्विटी को सपोर्ट करने के लिए प्रॉफिट भी तो होने चाहिए, और प्रॉफिट की जगह लॉस उल्टा। सो अवॉइड ही करिए, ज़्यादा बेटर है। वोल्टास लेना चाहिए शंकर सर? ये थोड़ा सा और नीजक रिएक्शन आ जाए, थोड़ा सा और, अभी तो 4% टूटा है, थोड़ा बहुत और, क्योंकि नए हाइज बनाने के बाद टूटा था, ये ऑल टाइम हाई बनाया उसके बाद नीचे आ रहा है। तो थोड़ा सा और नीचे मिल जाए ज़्यादा बेटर है। एसआईपी बेस्ड स्टॉक है, आप थोड़ा समय देंगे, पुराना स्टॉक है, मतलब 100 साल पुरानी कंपनी है, 1904 या 6 से शायद कंपनी कामकाज कर रही है। तो बेटर ये कि आपको नीचे कहीं मिल जाए तो आप आराम से इसको ऐड करें, लेकिन आउट राइटली जंप मत करिएगा कि एक आज जैसे 4% का फॉल था, थोड़ा बहुत लेके रख लीजिए, फिर किसी फाइन डे 4-5%, 10% का फॉल आए, फिर थोड़ा बहुत ले लीजिए। ऐसे करके किसी रिएक्शंस जो आते हैं ना, उनमें ऐड करिए, वो ज़्यादा बेटर है, ताकि आपके पास एक लेवल नीचे के लेवल पर ऐड भी हो जाए, और क्वालिटी है कंपनी में, कोई इशू नहीं है सच, इतने समय से है। ना केवल एसी में है, एचवैक सिस्टम्स के अंदर है, कूलिंग सोल्यूशंस प्रोवाइड कराती है। आपको ये भी जान के हैरानगी होगी, जमशेदपुर में जो वाटर आता है वो वोल्टास ट्रीट करके पिलाता है, यानी पूरे जमशेदपुर का जो पानी है वोल्टास के ट्रीटमेंट प्लांट से आता है। लाइकवाइज ये कंपनी बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग्स को एसी सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। तो ऐसे कई सारे माइलस्टोन इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, और ये कंपनी का मिडिल ईस्ट में बहुत मेजर कारोबार है। तो अलग अलग इश्यूज तो हैं नहीं, लेकिन मतलब नीचे आता रहे, आप आराम से ऐड करिए, ऐसा कोई इशू नहीं है। मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर था, डिस्ट्रीब्यूटर था एक ज़माने में लक्ष्मी मशीन वर्क्स की मशीन्स का भी, और एक बड़ी जो एक्सकेवेशन मशीन्स होती हैं जो माइनिंग में इस्तेमाल होती हैं, उसका भी मेजर सप्लायर है एसी प्रोवाइड कराने का। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं वोल्टा से कूलिंग के अलावा। तो आप अच्छी कंपनी है, नीचे मिलता रहे, आप आराम से ऐड करिए। अच्छा जी, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे धनंजय सर, इस पर क्या ही राय रखी जाए? एक तो सरकारी है, 33% मार्केट शेयर है बीपीसीएल आईओसी का, करीब करीब 24% शायद बीपीसीएल का, और बाकी एचपीसीएल और बाकी प्लेयर्स का है। सबसे बड़ा आईओसी है इसमें, इक्विटी साइज में भी सबसे बड़ा आईओसी हो गया अब, पहले ओएनजीसी था उसको भी तोड़ दिया इसने। रेगुलेटरी है, तो हर तेजी में इसमें रेगुलेशन भी है और साथ साथ इक्विटी सप्लाईज भी हैं। आप मोमेंटम प्ले करना चाहते हैं तो 60 रुपये के जोन्स में आईओसी खरीद लीजिए, 70-80 में बेच दीजिए, ये कर सकते हैं। बीपीसीएल में जब तक कोई नया इन्वेस्टर नहीं आएगा, नहीं चलेगा, तो उसमें वैसे दिक्कत रहेगी। सो लाइकवाइज आपको मोमेंटम चेज करना है तो बात अलग है, लेकिन मोमेंटम चेज नहीं करना तो लॉन्ग टर्म स्टोरी में ये पिछले 20 साल में या 15 साल में कैसे ही नहीं गए, ये वहीं के वहीं खड़े हैं जहाँ थे। धीरे धीरे तरह मूव करते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर, फिर थोड़ा नीचे आता है, फिर ऊपर, फिर नीचे आता है। तो एक तरफा मूव इनमें कोई बहुत बड़ा बना नहीं है। ज़्यादा और मैं डेटा चेक करके आपको बता दूंगा, लेकिन मेरी याददाश्त तो कहती है शायद पिछले 10-12 साल में इनमें कोई खास मूव आया नहीं। बोनस स्प्लिट देते रहते हैं तो उससे इक्विटी बढ़ती चली जा रही है। टाटा मोटर्स 2 इज बेटर इन दीज सर, योर व्यू 2 इज बेटर इन दीज? टाटा मोटर्स, डीवीआर, टाटा पावर, जेंसार, बिरला सॉफ्ट, इंटेलेक्ट। ओ बाप रे बाप, इतनी बड़ी लिस्ट है। तो टाटा मोटर डीवीआर 40% चल चुका है, अवॉइड। टाटा पावर के केस में बहुत लंबा समय दे सकता है। जेंसार बिरला सॉफ्ट में ज़्यादा बेटर जेंसार है, बिरला सॉफ्ट भी अच्छा है, इसमें दो राय नहीं, दोनों ही बेटर है। और इंटेलेक्ट को तो अभी अवॉइड ही करिए, नंबर बहुत ही ख़राब थे इस बार के। तो जेंसार के और बिरला सॉफ्ट के भी ठीक ठाक ही नंबर थे, लेकिन मतलब इन टोटल 5 में से 1-2 ही हैं जो ठीक ठाक लग रहे हैं, लेकिन उनमें भी बहुत समय देना पड़ सकता है, तो आप उस हिसाब से कॉल लीजिएगा।
ओके, एनएचपीसी त्रिपाठी साहब, मतलब शायद 2010 का आईपीओ है इसका, मेरी याददाश्त अगर ठीक है तो, और तब से लेके आज तक 12 साल में ये स्टॉक पहली बार अपने इशू प्राइस के ऊपर गया है कुछ साल पहले, कुछ महीनों पहले, कुछ हफ्ते पहले उसकी वजह इतनी बड़ी इक्विटी और इतना छोटा सर्विसिंग प्रॉफिट का, मतलब इक्विटी के ऊपर प्रॉफिट सर्व होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो नहीं सर्व कर पा रहा तो क्या ही चलेगा स्टॉक, लेकिन इस तरह की इक्विटी और इस तरह के प्रॉफिट के साथ तो चलना मुश्किल है ही। SJVN, NHPC दोनों इसी तरह है, RVNL तीसरा नाम है। तो ये 3-4 स्टॉक्स को आप ऐसे रखिए, अगर आपको प्रॉफिट बन रहा है तो आप थोड़ा तो लेके निकल ही जाइए। शायद इसमें प्रॉफिट ज़्यादा ना हो लेकिन फंसने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा होती है। NBCC, NHPC, हुडको, SJVN टाइप कंपनियों में, RVNL, तो ज़रा इनमें ये सतर्कता बरतिए। अगर एग्जिट बहुत क्रूशियल है, एग्जिट में अगर आप फंसे तो बहुत लंबा फंस जाएंगे, तो थोड़ा थोड़ा पैसा लेकर निकलते रहें, ज़्यादा बेटर है। भूषण जैन साहब, मुझे आपकी लाइन तो दिख गई लेकिन आपका सवाल नहीं दिख रहा। LIC पे अग्रवाल साहब, एक ही चीज़ बोलूँगा कि ये भी, मतलब आज क्योंकि PSU पे सारे सवाल आ रहे, तो PSU ही है, और PSU में भी यही कंसर्न है। कंपनी इज़ द बेस्ट इन देयर बिजनेस, बट इक्विटी साइज 677 करोड़ शेयरों का अभी है ऑलरेडी, और अभी भी प्रमोटर स्टेक बेच सकता है, यानी गवर्नमेंट के पास पूरा स्कोप है स्टेक बेचने का, क्योंकि इतना बड़ा प्रमोटर ने स्टेक बेचा ही नहीं, अभी तो सिर्फ 97% स्टेक तो अभी भी गवर्नमेंट के पास है। 75 तो लाना ही पड़ेगा उन्हें, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद। सो वो ओवरहैंग रहेगा, तो इसलिए कॉज ऑफ कंसर्न तो बना ही है। तेज़ी मिलती रहे, निकल जाए, ज़्यादा बेटर है। आप IPO के इन्वेस्टर हैं तो फिर कहना ही मुश्किल है, क्या कर सकते हैं, पड़ा रहने दीजिए, कुछ लेगा नहीं, डिविडेंड देता रहेगा, और क्या। इन करंट सिनेरियो व्यू ऑन टाटा मोटर, IDFC फर्स्ट। लक्ष्मण सर, आज सुबह प्रशांत जी जुड़े थे, वो तो IDFC फर्स्ट को लेकर काफ़ी बुलिश हैं। टाटा मोटर कैन बी सीन, क्योंकि वो DVR चला है, टाटा मोटर नहीं चला, तो वो एक बार को देखा जा सकता है। मैरिको के नंबर्स आने हैं, उसको जरा आप देख लीजिए तो ज़्यादा बेटर आइडिया लग पाया क्या सिचुएशन वहाँ पे बनती है। लेकिन दोनों में ज़्यादा बेटर, या तीनों में सबसे बेटर अगर आप चुनना चाहेंगे तो एटलीस्ट टाटा मोटर्स को देख सकते हैं। चलिए, फिलहाल अब इतने ही सवालों को शामिल करूँगा। माफ़ी बहुत सारे लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने हमसे सवाल पूछे। आपसे अब कल मुलाकात होगी हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में। तब तक के लिए @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, वहाँ जुड़ सकते हैं। नमस्कार।